की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, यानी अब हम तैयारी कर रहे हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए। और सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है। और इसमें हम वो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू के बेस में इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉमन है और कॉमनली आस्क्ड है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसमें कुछ एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होंगे और कुछ इसमें ट्रिकी होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी, जिस तरह आप टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो आप सोच रहे थे कि इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे और बहुत हाई लेवल के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन आपने अपने टेस्ट को देखा वो बेसिक लेवल का। तो इस तरह आपका इंटरव्यू जो भी होती है तो वो भी इस तरह बेसिक लेवल की चीज़ आपसे पहले पूछी जाती है, उसके बाद आप उसको आपको थोड़ा एडवांस की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि इंटरव्यू में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो कॉमनली वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और साथ में जो आप कहाँ से हैं तो उस वहाँ की जो कॉमन चीज़ें है या अगर वो जगह किसी चीज़ के लिए मशहूर है तो आपने ये याद रखनी है कि वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका है या तो उसकी या फॉर एग्ज़ाम्पल दिर है तो इसका वो पूछेगा कि दिर का कौन सा चीज़ मशहूर है, दिर बाबा कौन है, लेट सपोज। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्वात है तो उसको स्वात को स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है या स्वात को हम क्या कहते हैं। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल शांगला है तो ब्यूटी ऑफ शांगला या शांगला वगैरह। तो इस तरह या जैसे भी हरिपुर है बटाबाद, ये सारे हर जगह का अपना अपना एक खसूसियत होता है। इस तरह से आपने उन चीज़ों को याद रखना है। चलते हैं तो हम इस सेल बायोलॉजी के नोट्स की तरफ अपने इन चीज़ों को क्या करना है जहन में याद रखनी। तो हम सेल बायोलॉजी के सेल थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सेल थ्योरी किसने पेश किया। तो आंसर आपका है ये जो है श्वान और श्वान और स्लीडन ने पेश किया था, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सेल्स बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है। और पहले जो हर ऑर्गेनिज्म से यानी हर सेल जो है नया सेल और प्री एग्जिस्टेंट सेल से क्या होता है एराइज होता है या आ जाती है। असल में अब इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये कि क्या सेल जो है सर्वाइव एलोन कर सकती है इंडिपेंडेंटली। तो असल में इसका आंसर नो है, ठीक है। तो तमाम सेल नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मसल सेल है इसका एग्जांपल। तो हम अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो ताकि आपको आसानी हो। तो ये है आपके क्वेश्चंस। तो सेल थ्योरी सेल किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवरी तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। और याद रखिए ये सेल जो है वो डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। अगला क्वेश्चन है जो कि सेल फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था। तो इसका आंसर है एंटोनी वॉन लीवनहोक, उसने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था। अब ये जो रुडोल्फ वर्चू है वो किस लिए मशहूर है। तो उसने कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो पहले तमाम सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ जाती है। तो सेल को हम क्या सेल्स या क्या वायरस जो है वो सेल थ्योरी में हम उसको रख सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वायरस जो है एसेलुलर है और इसको हम याद रखें, इसको हम एंटिटीज़ के नाम से याद किए जाते हैं। तो इसको हम ऑर्गेनिज्म कॉमनली नहीं कहते हैं, इसको हम एंटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब सेल की जो बेसिक है, जो बेसिक आपको पता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो है ह्यूमन बॉडी का जो है वो ओवम है। और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है न्यूरॉन, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा, आपने याद रखनी है। और कौन सी सेल जो है उसके साथ न्यूक्लियस नहीं है। तो इसमें मेमेलियन आरबीसीज है और सीवी ट्यूब एलिमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सबसे स्मॉल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। और जो है न्यूक्लियस के बगैर जो है वो मेम्ब्रेन आर्बिसिल। इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेल न्यूक्लियस के बगैर सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, 120 दिन के लिए ये सर्वाइव कर सकता है। आर सेल माइक्रोस्कोपिक नहीं है, क्योंकि ये इसके एग सेल और नर्व सेल जो है वो बड़े हैं साइज में, तो इसलिए ये आपने याद रखनी है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस है, तो इसमें सबसे अहम डिफरेंस जो है वो है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है
और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकारियोट में होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकारियोट में नहीं होता है। तो क्या प्रोकारियोट के साथ डीएनए होता है? तो इसका आंसर ये है येस, उसको हम स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है वो इसमें अवेलेबल होता है। एक्स्ट्रा डीएनए भी उसमें अवेलेबल होता है प्रोकारियोट में, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्रोकारियोट्स हैव राइबोसोम, तो आंसर है यस, उसमें क्या है 70 राइबोसोम है। तो आपने याद रखनी है कि जो यूकारियोट है उसमें भी राइबोसोम्स जो है 70 अवेलेबल होती है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो 80 राइबोसोम जो है वो क्या से कहाँ पे अवेलेबल थे? यूकारियोटिक में। एक क्वेश्चन ये भी मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है कि प्रोकारियोट्स का जो राइबोसोम 70 है वो किस दोनों की कम्बिनेशन है, उसमें कौन कौन से कम्बिनेशन अवेलेबल है, और जो 80 है वो कौन कौन से, और एस क्या होता है आपने ये बता याद रखनी है। स्टोल्बर्ग यूनिट हम कहते हैं, लेकिन इसको हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उसके लिए यूज़ कहते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाली उसमें होती है केस, उसी अंदाज से हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं। ऑर्गेनेल्स कौन से एब्सेंट है बैक्टीरियल में? तो ये सारे ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो डीएनए को सिंथेसिस को करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस पर करती है डीएनए, और इसके जो प्रोटीन जो है वो जो बाकी बॉडी के बाकी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी अहम पॉइंट है न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि असल में ब्रेन डिसीजन लेती है, तो यहाँ पर सेल न्यूक्लियस जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिविटीज़ जो है कंट्रोल करती है जेनेटिकली। ठीक है, कि किस चीज़ को सिंथेसाइज, कौन सी प्रोटीन को सिंथेसाइज करनी है, कौन सी को सिंथेसाइज नहीं करनी, यानी जो मैसेंजर आरएनए और जो आपके साथ ट्रांसलेशन होती है वो उस हिसाब से इसको आगे ले जाता है, और इसको ये पता नहीं होता है कि क्या डिसाइड कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन सर्वाइव विदाउट सेल्स न्यूक्लियस? ये मैंने जिस तरह पहले बता दिया, तो न्यूक्लियस के बगैर हाँ सर्वाइव कर सकती है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो 120 डेज जो है वो आरबीसीज है। वेयर डीएनए इज फाउंड, डीएनए कहाँ पे मौजूद होते थे? तो कॉमनली वो न्यूक्लियस में अवेलेबल होती है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, याद रखिए वो भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। अब राइबोसोम्स जो है वो ऑर्गेनेल्स जो सिंथेसिस करती है किस चीज़ के? प्रोटीन्स के। तो वो कौन है? वो राइबोसोम्स है। और राइबोसोम के जो इस तरह एक लाइन सा होता है उसमें, इस तरह की लाइन सा जो होता है उसमें ये स्मॉल और यहाँ पर जो है लार्ज सब यूनिट जो है वो इस पर अटैच होती है, और वो मैग्नीशियम आयन के जरिए अटैच होती है। ठीक है, अब राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साथ रिलेक्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन, इसके जो मेम्ब्रेन है वो सराउंडिंग इसके नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कहते हैं। और विच सेल्स हैव मोर राइबोसोम्स? तो वो कौन सी हो गई? जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल है, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक सेल्स है, उसमें ज़्यादा क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बाय माइटोकॉन्ड्रिया पावर सेल क्यों, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है ये प्रोड्यूस एटीपी करता है। और अगर आपको पता है तो इसमें जो हमारे पास जो रिस्पायरेशन के जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जो बम उसको हम रिस्पायरेशन या बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें जो ग्लाइकोलिसिस के आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्रिब साइकिल है, जो वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ डीएनए है तो आंसर है यस, उसके साथ अपना डीएनए और राइबोसोम्स दोनों है, आपने याद रखनी है। विच सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है? तो मैच्योर और मेम्ब्रेनस सेल जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और इसमें फिर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्लियर है? कैन सेल लाइफ कैन लाइफ सेल एग्जिस्ट विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया? तो एनारोबिक रिस्पायरेट प्रोकार्योट्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर वो सर्वाइव कर सकती है, लेकिन यूकारियोटिक सेल जो है वो नहीं कर सकती है। अब क्लोरोप्लास्ट की बारी है, तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? तो आंसर है इसका क्लोरोप्लास्ट। और लाइट को जो कैप्चर करती है वो क्या है? तो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है। अगर डोंट वाई डोंट एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम आपके कम लगे, और साथ में इसका
कंसेप्ट क्लियर आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लो, इसको लाइक का बटन दबाए। थैंक यू, इसके लिए मैं एडवांस में थैंक यू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है तो डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ में तो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स उसमें अटैच है और ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है, लिपिड डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ये करती है। क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अगर गोल्गी apparatus की बात हो रही है तो गोल्गी apparatus को हम क्या कहते हैं, इसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि क्या करती है, मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है और ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ को, प्रोटीन्स को। ठीक है, जो राइबोसोम के साथ ये पहले अटैच होता है उसके बाद फिर आ जाती है गोल्गी apparatus की तरफ, और यहाँ पर उसकी पैकेज होती है, यानी पैकेजिंग जिस तरह पैकिंग के हम किसको कहते हैं। वाई ऑर्गेनिल्स फॉर्म लाइसोसोम, तो लाइसोसोम्स विच ऑर्गेनिल्स फॉर्म लाइसोसोम, लाइसोसोम कौन प्रोड्यूस करता है, द आंसर इज गोल्गी apparatus। अब ये याद रखनी है। लाइसोसोम्स, बाय लाइसोसोम्स आर सुसाइड बैग्स, तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और ये एसिड फास्फेटेट एंजाइम इसमें होता है, ठीक है, और ये डैमेज पार्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सिल्क को भी ये सेल्फ ये डाइजेस्ट करता है, अगर इसमें ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिलीज होगा। अब इंटरव्यू को के एक टिप मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह आपने नहीं बताना है कि दे किल द सेल, तो आपने क्या बताना है, इस ये टर्मिनोलॉजीज होती है ये, जिस तरह फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी वाले पेशेंट को पेशेंट नहीं कहते, वो क्लाइंट कहते हैं, इस तरह यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। तो प्राइमरी फंक्शंस के क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू टिप है, जनरली मतलब लफ्ज़ आपने सुसाइड बैग्स या जो ऑटोफेग हम इसको के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये नहीं बताना है कि किल करता है सेल को, बल्कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है। अब वैक्यूल्स क्या है, जो लार्ज पार्ट्स प्लांट्स के जो है लार्ज पार्ट है, तो ये क्या करता है, मेंटेन टेम्परेचर, स्टॉक वाटर, ठीक है। ये क्यों है लार्ज, इसका प्लांट का जो लार्ज ऑर्गेनली है वैक्यूल है, क्योंकि इसने न्यूक्लियस को भी साइड पे रखा होता है, और ये लार्ज टेम्परेचर को कंटिन्यू करे, उसको वाटर को स्टोर करे। एनिमल सेल्स स्मॉल क्यों है, एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल इस्तेमाल क्यों है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल के मेम्ब्रेन कहते हैं। आपने ये याद रखनी है कि इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये फर्क होता है कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है, जो चीज़ आपको चाहिए तो वही उसको पास करता है, वो शायद में बड़ा हो या स्मॉल हो। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये कि मतलब कुछ चीज़ों को जिस साइज पे डिपेंड होता है को वही, मतलब फॉर एग्जांपल स्मॉल सोडा था तो उसमें बड़ी चीज़ें नहीं अंदर जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सेलेक्टिवली यानी जो उसको रिक्वायर्ड है वो चीज़ें उसमें अंदर जाती है, जो स्मॉल हो रिक्वायर्ड ना हो तो उसमें अंदर नहीं जाएगा। अब इसको क्रॉस नहीं करेगा इस मेम्ब्रेन को। इस सेल वॉल लिविंग और नॉन लिविंग, तो जनरली सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अब फिर आपको याद रखनी है कि उसका जो प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल लेमिला, ठीक है, वो याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड है, फुली परमेएबल मेम्ब्रेन है, और वो सेल मेम्ब्रेन लिविंग फ्लेक्सिबल और सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है। व्हाई डोंट एनिमल सेल हैव सेल वॉल, तो क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट एंड चेंज इन शेप होता है, तो इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं होता है। Which organelle is present in both plant and animal cells but absent in bacteria? कौन सा चीज़ जो है प्लांट और एनिमल सेल में मौजूद होते हैं लेकिन क्या किस में एब्सेंट है, बैक्टीरिया में, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल राइबोसोम, ये एक रिकेप है इसके लिए। जो राइबोसोम जो है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसका आंसर है नो। बैक्टीरिया के राइबोसोम है तो इसमें है यस। 70 है। बैक्टीरिया के पास डीएनए है तो यस है। और इस न्यूक्लियस को हम ब्रेन कहते हैं तो नहीं कहते हैं। लाइसोसोम प्लांट्स में है। रेयरली लाइटिक वैक्यूल्स जो है लाइटिक वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम का कॉमनली फंक्शन करता है। और साथ में ये भी याद रखिए कि जो एनिमल सेल है उसमें जो प्लांट सेल है और इसमें एनिमल सेल में जी अब एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, लेकिन मैं अब भूल चुका हूँ, मैं
नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। वो कई बार इंटरव्यू में वो लोग पूछ चुके हैं। जेंस में ये एनिमल और प्लांट्स में एक कॉमन सा डिफरेंस के बारे में था, लेकिन आप काइंडली उसको देखिएगा। Which organelle has its own DNA? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ही whichever cell divide, नो, क्योंकि उसके सेल इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ऑर्गेनेल मेक प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और पैकेज कौन करता है इसकी पैकिंग वो माइटोकॉन्ड्रिया बॉडीज करती है। और एटीपी की जो सेंटर है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई थी इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, नॉन न्यूक्लियस डीएनए, फ्री फ्लोटिंग है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, यूकैरियोट में एनिमल प्लांट सेल है। ठीक है, और ये कम्प्लेक्स होता है। अब सेकेंडली आप याद रखिएगा यहाँ पर जो इस तरह हम पहले हम बता चुके हैं कि ऑर्गेनिल पार्ट वन जो है प्रोटीन असेंबली कैसे होती है, न्यूक्लियस से ये बाहर आ जाती है राइबोसोम की तरफ, रेटिकुलम की तरफ, फिर उसके बाद जाती है गोल्गी पोलिटिक्स की तरफ, फिर आ जाती है ब्रेन की तरफ, फिर बाहर चली जाती है। अब अगर हम कुछ अहम क्वेश्चन और भी है मैं उसको आपको बता देता हूँ। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सिल्क तो रॉबर्ट हुक ने किया, इस तरह हम बता दिया गया। लेकिन इसमें एक बात ये है, ये थ्योरी है जो स्मिथ स्लेटन और थियोडर स्वान ने दिया। और साथ में ये है कि जो जो न्यूक्लियर सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, तो इसका आंसर नो है, क्योंकि वो हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करता है। और बगैर न्यूक्लियस के सर्वाइव करता है वो अलग बात है, वो जो इस तरह मैंने WBC का बता दिया। तो एक बात ये है कि ये एक अहम क्वेश्चन है। इसके नीचे वाला जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखें जो व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो है सर में प्लाज्मिड भी होता है, इसमें इसमें प्लाज्मिड नहीं होता है। यहाँ पर एक अहम क्वेश्चन जो है, प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज इन न्यूक्लियस, यूकैरियोट में वो इनक्लोज होता है। लेकिन ये अहम क्वेश्चन है आपके पास, बियॉन्ड लेक ऑफ न्यूक्लियस व्हाट आर टू यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। अब इसका क्वेश्चन का मतलब कभी लोगों को समझ कभी आती नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। वो इस क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि ये व्हाट आर यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन प्रोकैरियोट, असल में ये लोग कभी कभी जहन में ये सवाल आ जाती है कि ये क्वेश्चन, क्योंकि असल में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना लाजमी चीज़ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नहीं पूछा गया है कि जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट में से इसमें और कौन सी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि इसमें ये कहता है कि न्यूक्लियस तो वो प्रोकैरियोट में नहीं है, वो बात तो अलग है। लेकिन कौन सी जो कॉमन चीज़ें हैं वो प्रोकैरियोट में है, यूनिक स्ट्रक्चर्स। यानी वो ये कह रहा है कि प्रोकैरियोट में है, कॉमनली है, लेकिन जो यूकैरियोट है इसमें नहीं है। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है, व्हाट आर यूनिक टू स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। तो वो प्लाज्मिड है, ठीक है, और जो ये अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और जो ये फ्लैजेला होता है ये कॉमन है। अगर कि यूकैरियोटिक जो स्पर्म सेल है उसमें है, लेकिन ये कुछ कॉमन है, जो प्लाज्मिड है वो है। और साथ में जो फेम्ब्रे होती है और ये फिलाई जो होती है, ये जो बैक्टीरिया अपने अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो प्रोमिनेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। अब एक मिसकंसेप्शन है, जिस तरह हम पहले बता दिया कि प्रोटीन, हम इसको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या हम सेल को ब्रेन ऑफ, यानी कि उसको ब्रेन ऑफ सेल क्या कह सकते हैं। अपने आंसर देना है कि नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि सेल ब्रेन का होता है डिसीजन करना, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो जेनेटिक कोड होता है ये आपको सिर्फ यानी या जो पिंक आइकन, यानी वो जो ब्रेन है उस तरह कोई चीज़ नहीं है जो आपका डिसीजन ले, आपका इमोशंस कंट्रोल कर ले, और आपका जो अच्छे और बुरे के डिसीजन जो है वो कर ले। इसका न्यूक्लियस ये काम नहीं कर सकता है, जस्ट उसका क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक है, उनके कमांडर से अंदर इंफॉर्मेशन कैसे हो जाती है, तो आप ओबियसली यह बात आपको याद होनी चाहिए। मैसेंजर आने आती है, फिर वो न्यूक्लियस को लीव करता है, फिर वो राइबोसोम की तरफ आ जाती है, रेटिकुलम की तरफ, फिर उसके बाद जो है ये गोल्गी बॉडीज की तरफ जाती है, इस चीज़ का हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और ये वाले
अच्छा, तो डिस्टिंग्विश फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पहले बताया कि क्या करती है, प्रोटीन से मॉडिफिकेशन करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लिपिड सिंथेसिस डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कैल्शियम स्टोरेज करती है। कॉल्जी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस पहले में बता दिया। क्या करती है पोस्ट ऑफिस? इसे कहती है कि प्रोटीन को रिसीव करता है, फिर मॉडिफाई करता है, फिर पैक करता है, फिर वेसिकल की फॉर्म में उसको ट्रांसफर करता है कि फाइनल डिस्टिलेशन की तरफ, जिस तक कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस तरह आप देख सकते हैं गोल्गी apparatus पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप माइटोकॉन्ड्रिया पॉलीहोल्ड्स ऑफ सेल बट दे डू नॉट क्रिएट एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिएट कर सकते, वो रिलीज करती है ट्रांसफर एनर्जी कहाँ पे? फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या है? तो इट इज द थ्योरी दैट माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम एंगल्फ बैक्टीरिया दैट फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशन विद प्रिकर्सर यूकेरियोटिक सेल। ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ये है कि पहले ये चीज़ें जो है सारी ये प्रोकार्योट्स थी, फिर उसके बाद एक प्रोकार्योट दूसरे प्रोकार्योट में चला गया, एंगल्फ हो गया, जिसकी वजह से ये एक यूकारियोट बन गया। जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो सेल है इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका अलग अलग सा डीएनए और जो राइबोसोम्स है, तो ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को जस्टिफाई करती है। ये क्या हुआ असल में? ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया, आप एक यहाँ पर देखिए, अगर आपको एंडोस्पर्म थ्योरी आ जाती है तो फिर ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ गई तो आप इट इज द थ्योरी दैट माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम एंगल्फ बैक्टीरिया दैट फॉर्म्ड अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद प्रिकर्सर यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल था, उसमें क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया जो तो एक बैक्टीरिया है वो एंगल्फ हो गया, और फिर उसमें जो है सिम्बियोटिक रिलेशन था पहले, और ये अंदर जब चला गया तो अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, अब एक माइटो अब ये एक यूकारियोटिक सेल जो बन गया है, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर है, ये एंडोसिम्बियोटिक एसोसिएशन था। यानी पहले ये जो है अगर अलग सा एक प्रोकारियोटिक सेल था। अच्छा, व्हाट एविडेंस सपोर्ट एम्ब्रोसियोम्बियोटिक थ्योरी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो सर्कुलर डीएनए है, ये बैक्टीरिया की तरह है, ठीक है, और इसका अपना राइबोसोम है। तो ये क्या करता है, बाइनरी फिशन की तरह जो बैक्टीरियम होती है वो इस तरह कंसिडर होता है, और ये जो अब जो यूकारियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए ये आपको ये यहाँ पे जो, तो इसलिए ये आपके जहन में इस तरह कुछ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल क्या है, ये एक प्रोकारियोटिक सेल था, वो अंदर अब यूकारियोटिक सेल में ये इंगल्फ हो गया है। लाइसोसोम समटाइम सुसाइड बैग, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, और ये कैन सेल ऑन कंपोनेंट ऑटोलाइसिस, मैंने पहले बता दिया कि इसमें आपको ऑटोफेग या ऑटोलाइसिस और ये साथ में किल का नाम आपने लफ्ज़ यूज़ नहीं करनी है। पैराक्सोसोम लाइसोसोम से ये किस तरह जो है डिफरेंट है? तो पैराक्सोसोम में क्या होता है, कैटालेज है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो कैटालेज है वो कैटालेज जो है वो क्या कर रहा है, क्या करता है कि मतलब पैराक्सोम और लाइसोसोम के दोनों का डिफरेंस में फ़र्क किया है। लाइसोसोम हर चीज़ को मतलब डाइजेशन की तरफ कर जाता है, ऑटोलाइसिस करते हैं। पैराक्सोम में ये इसमें कैटालेज एंजाइम होता है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हम ROS रॉस कहते हैं, ठीक है, वो कैंसर का काजिंग होती है। तो ये जो है ये पैराक्सोम है वो उसको ब्रेक डाउन करती है, और ये स्पेशली इन्वॉल्व होती है बीटा ऑक्सीडेशन की, किस चीज़ की, लॉन्ग फैटी एसिड की, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का चेन का जो लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड्स का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड्स में। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन करती है।
What organelle found in plant cell but never in animals to provide rigid structural support? Obviously ये क्या है, सेल वाल है और किस चीज से बना है, सेलुलोज। Plants are reproducers. Which organelle allow them to form photosynthesis? Answer है इसका chloroplast, उसमें क्या है, chlorophyll है। What is primary function of cell membrane? And what is structural model called? To control प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन क्या करता है, तो एंट्री और लीव्स को सर ये सेम परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका जो मेन मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। 80% इसमें याद रखिएगा, इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, तो अगर याद है आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पर मैं देखूंगा चाहूँगा अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक याद रखिए इस 80% 20% ये 80% जो है ये, हालांकि ये प्रोटीन अगर आप डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखे ये सेल मेम्ब्रेन का, तो वहाँ पर जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जनरली लुक्स से ये अंदाजा होता है कि जो बड़ा साइज है यानी बड़ा ज्यादा परसेंटेज जो है वो लिपिड्स का होना चाहिए, लेकिन इसमें 80% क्या है, 80% प्रोटीन है और 20% जो है वो क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। अब जो ज्यादा दिखाई देते हैं तो वो क्या है, आप ये ना कंफ्यूज है कि इसमें प्रोटीन्स की 50% है, लिपिड की ज्यादा, यानी यहाँ पर अ, कुछ बुक्स में 80-20% हुआ था, यहाँ पे नेट पे यहाँ पर जो है 50 और 40-10 है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका जब स्ट्रक्चर को आप देखें तो डायरेक्टली कुछ यूँ अंदाजा होता है कि यहाँ पर लिपिड्स का ज़्यादा हो, लेकिन इसमें प्रोटीन के परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसका आप इस तरह का कुछ कंसिडर कर सकते हैं कि बाल्टी में आप बड़ा पत्थर डालेंगे तो अगर साइज वो पत्थर जो है वो साइज उसमें स्मॉल होता है लेकिन इसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, और या दूसरा जो तख्ता होता है वगैरह उसका प्लास्टिक होता है उसका साइज बड़ा होकर भी वो उसका डेंसिटी कम होती है, इसलिए हम उसको कम कंसिडर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन इंटरव्यू के जो मेन चीज़ है वो अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझाना है कि इसका ये एक पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है, ये मतलब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। Logical chain. Why do mature cells have a permanent large vacuole while animal cells only have small temporary ones? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेच्योर प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ज्यादा है। प्लांट सेल में क्या होता है, टर्गर बशर जिसमें पहले हमने बता दिया, ठीक है। स्पर्म सेल स्पेशली डायरेक्टेड फॉर दिस फंक्शन, इसमें क्या है, लॉन्ग टेल है, स्ट्रीमलाइन है, वो क्या करता है, स्विमिंग करता है, ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसको क्या एनर्जी देती है। मतलब ये है कि स्पर्म सेल में जो फ्लैजिला है वो उसको मूवमेंट देता है और उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एनर्जी देती है ताकि वो अपने साइड तक पहुंच सके। सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ये हम सेल की ये जो क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, ये आपके जो हम सेल डिवीजन की बात करेंगे फिर उसमें वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक जो है अल्लाह हाफिज़। और ये जो हमारा पहला जो चैप्टर था, पहला क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। यहाँ पर एक अहम कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि प्लांट रेस्पायर थे ओनली, प्लांट डोंट रेस्पायर या प्लांट रेस्पायर, ये इसका जवाब है प्लांट हमेशा डे नाइट रेस्पिरेशन करती है और फोटोसिंथेसिस में सिर्फ डे टाइम होता है। वो लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट हम डिस्कस करेंगे फिर वो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। ब्रीथिंग इज सेम एज रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन ब्रीथिंग क्या होता है, ये ब्रीथिंग में जो है वो सिर्फ इन और आउट लंग्स के जो लंग्स में मतलब इन और आउट ऑफ एक्सलेशन इनहेलेशन, रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बैक्टीरिया इम्यून टू एंटीबायोटिक्स, ये बात ठीक है, तो वो इम्यून हम उसको नहीं कहते, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इम्यून का मतलब ये होता है कि उसमें इम्यूनिटी, क्योंकि बैक्टीरिया कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो इसलिए हम इसको इम्यून इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब व्हेन इट गेट्स टू हॉट एंजाइम डाई है, तो एंजाइम लाए नहीं है इसलिए हम इसको डाई का टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसके लिए डीनेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये फूड चेन, a food chain arrow shows that eats what
एरो की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ये अलग क्वेश्चन है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तब तक मिलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और ये जो मेरे पास ये पीडीएफ है या क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, आपने इन चीज़ों को याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।